कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश में लागू अनलॉक 1 30 जून को खत्म हो रहा है और देश अनलॉक के दूसरे चरण यानी अनलॉक 2 की तरफ बढ़ चला है। खबर है कि मोदी सरकार 1 जुलाई से देश भर में अनलॉक 2 लागू करने जा रही है, जो पहले से ज्यादा राहत देने वाला हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक सरकार जल्द ही अनलॉक 2 की गाइडलाइंस जारी करेगी, जिसमें 15 जुलाई के बाद इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स खोलने, मेट्रो सर्विस शुरू करने या बंद रखने पर फैसला हो सकता है। खबर है कि अनलॉक 2 में सरकार का फोकस उद्योगों को बढ़ावा देने पर है। ऐसे में मजदूरों को फैक्ट्रियों तक पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ाए जा सकते हैं। इसके अलावा अनलॉक 2 में सरकार का फोकस स्थानीय और कुटीर उद्योगों और मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने पर भी है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय अनलॉक 2 को आखिरी रूप देने में जुटा है, जिसमें सिनेमा हॉल, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आयोजनों पर पाबंदी जारी रह सकती है। वहीं कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट वाली जगहों पर पाबंदियां पहले की तरह ही जारी रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनलॉक 1 में राज्य सरकारों को ढेरों अधिकार दिए थे, जिन्हें अनलॉक 2 में भी जारी रखा जा सकता है। यानी कि राज्य सरकारें केंद्र की गाइडलाइंस पर मंथन कर चीजों को खोलने या बंद रखने पर खुद फैसला करेंगी। यही वजह है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कई राज्य पहले ही अपने यहाँ लॉकडाउन की घोषणा कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल और झारखंड की सरकारों ने 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। मणिपुर में 15 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। कर्नाटक में 5 जुलाई से हर रविवार को लॉकडाउन रहेगा। असम सरकार ने भी गुवाहाटी में 14 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला किया है। इसके अलावा पंजाब, तेलंगाना और तमिलनाडु भी अपने अपने राज्यों में लॉकडाउन बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने 31 जुलाई तक सभी स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया है। वहीं महाराष्ट्र में उद्धव सरकार ने भी 30 जून के बाद पाबंदियों को जारी रखने का फैसला किया है। हालांकि बिजनेस हब होने के चलते मुंबई और आसपास के इलाकों में ऑफिस, फैक्ट्रियों को खोलने की इजाजत मिली हुई है, लेकिन मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुंबई पुलिस ने अपनी अलग गाइडलाइंस पहले से ही जारी कर दी हैं, जिसके मुताबिक सिर्फ जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलने की इजाजत होगी। अपने घर से 2 किलोमीटर के दायरे में ही सामान खरीदने या सैलून जाने की इजाजत होगी। सिर्फ ऑफिस, हॉस्पिटल जाने के लिए 2 किलोमीटर की लक्ष्मण रेखा पार कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम मान्य होंगे, तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई होगी। जिन बाजार या दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा, उन्हें फौरन बंद करा दिया जाएगा। बिना वैध वजह से गाड़ी चलाने पर उन्हें जब्त कर लिया जाएगा। इसके अलावा रात के कर्फ्यू के नियम तोड़ने पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ जरूरी सेवाओं में ही लोगों को छूट मिलेगी। देश अनलॉक होने से डिरेल हो चुकी इकॉनमी तो जरूर पटरी पर लौटने लगी है, लेकिन इसकी बड़ी कीमत भी हम चुका रहे हैं। अब तक करीब 5.5 लाख लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 16,500 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में अनलॉक 2 के नियम बनाते वक्त सरकार के सामने संक्रमण और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बनाने की चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस मसले पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले परिचय आज के मेहमानों का। हमारे साथ है शैलजा चंद्रा जी, जो कि पूर्व सेक्रेटरी हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की। बहुत बहुत स्वागत है शैलजा मैम आपका हमारे शो में। हमारे साथ हैं डॉक्टर के अग्रवाल, पूर्व प्रेसिडेंट हैं IMA के, और आप जो हैं पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित एक डॉक्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अग्रवाल आपका। हमारे साथ हैं इनायत सिंह कक्कड़, जो कि जानी मानी हेल्थ एक्टिविस्ट हैं। इनायत, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में शैलजा मैम आपसे करना चाहूंगा। अब कहा जा रहा है कि अनलॉक 2.0 की शुरुआत जो है वो 1 जुलाई के आसपास शुरू हो जाएगी। हालांकि गाइडलाइंस अभी तक नहीं आई हैं, लेकिन बहुत जल्दी ये गाइडलाइंस हमारे सामने होंगी।
क्या आपको लगता है मैम कि ये मौका अब ऐसा आ गया है, कॉन्फिडेंस वाइज आपको क्या लगता है? 100 दिन हो गए हैं हमने जब शुरुआत की थी लॉकडाउन की, उसके बाद क्या आपको लगता है कि अब पैनिक जरा कम हुआ है, थोड़ा कॉन्फिडेंस मोड में भारत आया है और अब अनलॉक 2 में जाने के लिए हमारे पास मुफीद वक्त है? मुझे लगता है कि ये जो औद्योगिक सेक्टर जो है उसमें कॉन्फिडेंस काफी आ गया है। वो करना चाहते हैं, उपाय उठाना चाहते हैं, लेबर को वापस लाना चाहते हैं, और उनका जब बोर्ड मीटिंग्स वगैरह होते हैं तो उनकी इच्छा है प्रकट करना कि प्रोग्रेस हो रहा है और काफी कॉन्फिडेंस से बात करते हैं। मैं एक किसी खास बोर्ड मीटिंग की नहीं बात कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ जो नॉर्मली लोग कहते हैं, ये जो औद्योगिक मीटिंग जो होते हैं बोर्ड। और दूसरी तरफ से मैं आज का उदाहरण दे रही हूँ कि किसी फेयरवेल पार्टी देनी थी, उसमें पैसे दिए गए थे कि आपको जो पसंद है वो आप खरीद लीजिए, गुलाब जामुन हो या रसमलाई हो, जो भी हो। मैंने कोई जरूरत नहीं कि वही चीज सबको मिले। आपको ताज्जुब होगा कि किसी ने भी बाहर की चीज से मना कर दिया, उन्होंने आपको सील्ड बिस्किट, सील्ड चिप्स चाहिए। कोई भी मैन्युफैक्चर्ड चीज जो हम खरीद सकते हैं हलवाई से या कन्फेक्शनरी से या पेस्ट्री शॉप से नहीं लेने हैं। तो थोड़ा सा मुझे लगा जैसे इंसानियत में थोड़ा सा अभी भी बहुत संकोच है कि बाहर की खरीदारी नहीं करेंगे। दूसरी जो बात है, ये एक तो हो गया औद्योगिक, एक तो हो गया पर्सनल लेवल पे, सिटीजन लेवल पे। तीसरी जो बात है कि एक तरफ से लोग कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, क्या फायदा, वी कैन हैव अ फंक्शन, 10 लोग आ जाएंगे, बैठ जाएंगे हम अलग अलग। दूसरी जो एक विचार है कि जब वहाँ इतना कोविड फैल रहा है और किसी को मालूम नहीं कैसे फैल रहा है, तो ये गलत होगा कि आप लॉकडाउन लिफ्ट करो तो लोगों को लगता है कि सरकार ने पूरी जिम्मेवारी ली है, जबकि सरकार के पास कोई उपाय नहीं एक्सेप्ट सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाना, कंटेनमेंट जोन बनाना। ये दोनों चीज एक हाथ में नहीं रख सकते, तो इसीलिए ये दोनों चीज बैलेंस करने पड़ेगी। मुझे लगता है कॉन्फिडेंस 35% आ गया है, 50% आने में 1 महीना कम से कम लग जाएगा। उसके बाद अगर कॉन्फिडेंस बढ़े तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। ऑलराइट, यानी कि अभी कदम उठाएं लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के अभी बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होगा। डॉक्टर अग्रवाल, शुरुआत में हमने देखा कि कोरोना का जब आउटब्रेक हुआ तो उस समय कोरोना का ग्राफ कम था लेकिन डर का ग्राफ बहुत ज्यादा था। आज स्थिति क्या आपको लगती है कि कोरोना का ग्राफ तो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा दिख रहा है लेकिन डर का ग्राफ धीरे धीरे कम हो रहा है, तो क्या आपको लगता है ये वक्त है अनलॉक 2 में जाने का, और किस तरह का अनलॉक 2 होना चाहिए सर? 29 जून 2020 में डर निकल जाना चाहिए, बिकॉज नाउ इन इंडिया, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, वी नो द ट्रिगर्स, वी कैन प्रिवेंट डेथ्स, we can treat them early. That should be an exception, not the rule. Recovery should be the rule and not an exception. डर निकलना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर खुल के सामने आए, गवर्नमेंट सेक्टर के साथ में मिलके इलाज करे, और आज की डेट में नॉन पल्मोनरी कोविड डेंजरस नहीं होता, बच्चों में कोविड डेंजरस नहीं होता, जिनका स्मेल एंड टेस्ट चला गया वो सीरियस नहीं होते, जिनका डायरिया चला गया वो सीरियस नहीं होते। अगर तीसरे, चौथे, 5वें दिन अगर आप बीमारी को जल्दी पकड़ लो, then practically you can reduce every type of mortality by giving them antiviral drugs, low molecular weight heparin and corticosteroids. ओके, तो आप यानी कि कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा कोरोना के बारे में अब रिसर्चेस भी सामने आ गई और हम एग्जैक्टली जानते हैं कि कोरोना से संक्रमित मरीज को एक्चुअल में कब उसको ट्रीटमेंट दिया जाए, कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए, तो कॉन्फिडेंस अब आना चाहिए और डर को अब जाना चाहिए। लेकिन इस डर को जाने के लिए हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारा बुनियादी ढांचा है, क्या वो तैयार है? अनलॉक 2 में जब हम जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है संक्रमण बढ़ने का खतरा भी होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा एक्सपोज होंगे, बाहर जाएंगे, घुलेंगे मिलेंगे आपस में। ऐसे में क्या हमारी तैयारी बुनियादी लेवल पर है? इनायत, आपको क्या लगता है, आप जो देख रही हैं, क्या आपको लगता है कि हम अनलॉक 2 के लिए तैयार है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज?
नमस्कार। देखिए, पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि मैं पिछले 3 महीने से एक समूह के साथ जुड़ के हम सामुदायिक स्तर पर लोगों को मदद कर रहे हैं स्वास्थ्य सुविधाएं एक्सेस करने के लिए। तो मैं जो भी बात रखूँगी वो इस अनुभव के ऊपर ही है। आपने डर की बात की, लोगों में ओवरऑल कोविड का डर थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन अस्पतालों में जाने का डर बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि अभी भी हमारे अस्पताल पूरी तरह से तैयार नहीं है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है वो बेड कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है, लेकिन इन अस्पतालों को मैनेज करने के लिए, यहाँ पे सुविधाएं देने के लिए डॉक्टर, नर्स और जो बाकी स्वास्थ्य कर्मी हैं उनकी जो शॉर्टेजेस हैं स्टाफ की, वो नहीं बढ़ाई जा रही हैं। पिछले 10 दिन में जो जीटीबी अस्पताल कोविड अस्पताल है, उनकी टीचर्स एसोसिएशन ने एक चिट्ठी लिखी है वाइस चांसलर को कि कम से कम 103 डॉक्टर्स की कमियां हैं, तो उनको पूरा किया जाए। तो ये डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स हमारे पास पूरे नहीं हैं, और पिछले 3 महीने से जो डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स लड़ रहे हैं इस बीमारी के साथ, अब हम देख रहे हैं कि उन पे भी काफ़ी प्रेशर आ रहा है, उनके मेंटल हेल्थ पे काफ़ी जोर पड़ रहा है, और उनको सपोर्ट करने के लिए सुविधाएं नहीं हैं। एक तरीका जो अपनाया गया था इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, वो ये था कि प्राइवेट अस्पतालों को भी जोड़ लिया गया है। लेकिन प्राइवेट अस्पतालों की जो मुनाफाखोरी है, जो एक्सेसेस हैं, उन पे रोकथाम लगाने के लिए सरकार ने एडिक्वेट मेजर्स या उपाय नहीं लगाए हैं। दिल्ली सरकार ने अभी रेट कैपिंग ऑर्डर पास किया था, लेकिन उस ऑर्डर में सिर्फ 60% जो बेड है उन पे रेट कैप किया है। इससे जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनको ये लीवे मिल जाता है कि जो बाकी बेड हैं उन पे भी मुनाफाखोरी करें, और क्योंकि कोई ट्रांसपेरेंट तरीके से पब्लिक डोमेन में जानकारी नहीं अवेलेबल है कि कितने बेड खाली हैं, किस्म के जो बेड हैं कि आईसीयू बेड कितने खाली हैं, आईसीयू वेंटिलेटर बेड कितने खाली हैं और जनरल वार्ड में बेड कितने खाली हैं, इस पे कोई जानकारी नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि 10 दिन पहले ही ऑर्डर आप आया कह रही है कि अभी भी एक स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अभी भी बहुत सारा कंफ्यूजन है, और इस कंफ्यूजन को दूर करने की जिम्मेदारी सरकारों की होनी चाहिए, ताकि और क्लैरिटी के साथ, जब क्लैरिटी आएगी तो लोगों में ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस भी आएगा। इसको बढ़ाने की जरूरत है। शैलजा मैम, अब मैं जरा कैटेगोरिकली आता हूं। अनलॉक 2 में जिन जिन चीजों पर बात हो रही है, मैं आपका उसमें टेक लेना चाहूंगा। एक तो कहा जा रहा है कि 15 जुलाई के बाद हो सकता है कि हम इंटरनेशनल फ्लाइट्स को भी कुछ रूट्स पर, चुनिंदा रूट्स पर इजाजत दे दें। जैसा हमने देखा कि ऑलरेडी बहुत सारे देशों ने अपने बॉर्डर्स और इंटरनेशनल फ्लाइट्स को आवाजाही शुरू कर दी है। क्या आपको लगता है कि अभी हमको इंटरनेशनल फ्लाइट्स खोलने का फैसला लेना चाहिए, या हमें थोड़ा रुकना चाहिए अभी? मुझे लगता है कि किस देश से फ्लाइट्स आ रहे हैं उसके ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। इस वक्त हमारे इंटरनेशनल फ्लाइट्स 2 वे होते हैं, 1 वे नहीं होते हैं। तो अगर आप यूएस जाना चाहे, ईयू जाना चाहे, वो मना करेंगे आपको लेने को भी, बिकॉज उनको लगता है इंडिया से थ्रेट है। हम लोगों को जरूर यूएसए से बहुत थ्रेट है। ईयू में थोड़ा तो कंट्रोल तो हो गया है, यूएसए के मुकाबले में तो वो काफी आगे है, तो फिर भी मैं समझती हूँ कि ये एक बायलैटरल चीज होनी चाहिए, और ये बायलैटरल डिसीजन एक कंट्री नहीं ले सकता कि हम खोल देंगे जब तक दूसरा कंट्री आपके पैसेंजर्स को एक्सेप्ट ना करे और वहां से भी वापस आने के लिए एक्सेप्ट ना करे एयरलाइन। तो मुझे नहीं मालूम, पर इतना मैं बता सकती हूँ कि उम्मीद में बहुत लोग बैठे हैं, और जो मेरी बात हो गई है, सबकी एक्सपेक्टेशन है, स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है कि 15 दिन में ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स खुल जाएंगे। कैसे होंगे मुझे नहीं मालूम, बट एक्सपेक्टेशन पब्लिक में बहुत हाई है। ऑलराइट, एक्सपेक्टेशंस तो हैं। डॉक्टर अग्रवाल, एक एक्सपेक्टेशंस लोगों की स्कूल, कॉलेजेस और शिक्षण संस्थानों को खुलने को लेकर है। आपको लगता है सर कि अभी इस महीने हमें कोई फैसला ले लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने बोर्ड्स तो अपने रद्द कर ही दी हैं, लेकिन बच्चों को स्कूल भी जाना है, ऑनलाइन क्लासेस कब तक चलाएंगे? आपको लगता है सर कि अभी वक्त है इसका, स्कूल्स के बारे में फैसला लेने का? स्कूल्स ग्रेजुअली ओपन हो जाने चाहिए, लेकिन ना सरकार कुछ करेगी ना कोई कुछ करेगा। देखो, जैसे ही आप खोलने की बात करोगे कोई सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, अल्टीमेटली ये मैटर सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगी कि कब खुलेंगे कब नहीं। सरकार की तरफ से 1 जुलाई को खुल जाने चाहिए, बट आई एम श्योर समबडी विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट कि नहीं खुलने चाहिए। अल्टीमेटली ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड होगा।
यस सर, ये थोड़ी विडंबना जरूर है कि हमारे यहाँ जो है एक सॉल्यूशन के बहुत सारे आयाम होते हैं। बहरहाल, लेकिन सर इंटरनेशनल फ्लाइट्स का जहां तक ताल्लुक है, आपका क्या सजेशन है सर? इंटरनेशनल फ्लाइट्स अगर चालू करते हैं तो कैसा डिसीजन होगा ये? जहाँ तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स का सवाल है, ये ओपन होएंगे और जल्दी होएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। बिकॉज अल्टीमेटली आपको इकोनॉमी खोलनी होगी और उसकी गाइडलाइंस बन के आएंगे कि कौन ट्रैवल कर सकता है, कौन नहीं ट्रैवल कर सकता। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आज की डेट में ये बीमारी इतनी भयानक नहीं है कि हम पूरा इकोनॉमिकल लॉस पूरे वर्ल्ड का कर दें। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं। ब्रेक के उस पार भी हम इस चर्चा को जारी रखेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार जो गाइडलाइंस लेकर आने वाली है, उन गाइडलाइंस में किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जैसे डॉक्टर अग्रवाल बोल रहे हैं कि कोरोना के बारे में जैसा जैसा पता चल रहा है, खास तौर से इंडिया में जो स्थिति है कोरोना की, वो बहुत ज्यादा चिंताजनक और पैनिक करने वाली नहीं है, चीजें कंट्रोल में है। तो फिर आप ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी को ढील दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए एहतियातन क्या कुछ करना होगा, इस पर चर्चा जारी रखेंगे। छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं। जी बिजनेस बदलेगा खेल के नियम। सुबह से कीजिए कमाई की शुरुआत, सही वक्त पर सटीक स्ट्रैटेजी। BTST जानिए सुबह 9:30 बजे, सिर्फ जी बिजनेस पर। देश, दुनिया, बाजार या कारोबार, खेल, फैशन, फिल्म या सरकार, दिन भर की हर हलचल का साथ डिनर के साथ देखिए खबरें धुआंधार। बदल जाएगा खबरों को देखने का तरीका। देखिए खबर 40 रात 8:56 पर, सिर्फ जी बिजनेस पर। तो 1 जुलाई से अनलॉक 2 की शुरुआत हो सकती है। इस पर गाइडलाइंस कभी भी आ सकती हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि पिछली बार से ज्यादा रियायत अब अनलॉक 2 में लोगों को दी जाएंगी। लेकिन क्या हम इसके लिए तैयार हैं, इसी पर कर रहे हैं हम चर्चा। इनायत के पास मैं फटाफट से चलूंगा। इनायत, एक तरफ हमारा जो हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको लेकर तो सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन जो चिंताएं कम होनी चाहिए थी हमारी हेल्थ वर्कर्स को लेकर, हमारे डॉक्टर्स को, नर्सेस को लेकर, जो चिंताएं PPE किट्स को लेकर या सैनिटाइजर्स या दूसरी चीजों को लेकर, मेरे ख्याल से अब तक इन चिंताओं को हमें दूर कर लेना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी भी देश के कई कोनों से हमें PPE किट्स की कमी, हेल्थ वर्कर्स के लिए जरूरी सेफ्टी मेजर्स की कमी, ये खबरें लगातार मिल रही हैं। कितना चिंताजनक लगता है आपको जब हम अनलॉक 2 में जाएंगे तो ये चिंताएं तो बरकरार हैं अभी? जी बिल्कुल, ये चिंताएं अभी भी बरकरार है। अभी भी रिपोर्टें आ रही हैं कि PPE पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है। कुछ कंपोनेंट्स जैसे N95 मास्क नहीं होगा, फेस शील्ड नहीं होगा, तो पूरी तरह से ये PPE हेल्थ वर्कर्स को अवेलेबल नहीं है। उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि जो प्राइवेट अस्पताल हैं वहाँ पे PPE के जो किट्स चार्ज किए जा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा रेट पे चार्ज किए जा रहे हैं और ये जो सारे कॉस्ट हैं ये पेशेंट्स को पास किए जा रहे हैं। तो एक तरफ हेल्थ केयर वर्कर्स के पास PPE नहीं है और दूसरी तरफ PPE के नाम पे पेशेंट्स का बहुत लूट हो रहा है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज हैं, जो हमारे जो प्लानिंग के जो एवेन्यूज हैं, वहाँ पे हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, खास करके नर्सेज और जो नर्सेज के नीचे के कैडर के कर्मचारी हैं, उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसलिए हम बार बार देख रहे हैं कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स की ज़रूरतें हैं और दिक्कतें हैं वो अभी तक सॉल्व नहीं हो पा रही हैं और इसमें रिप्रेजेंटेशन और डिसीजन मेकिंग का बहुत बड़ा रोल है। जी हाँ, बिल्कुल। ये थोड़ा सा चैलेंज जो है, ये प्रशासनिक स्तर के जो चैलेंजेस हैं इनको भी कम से कम एड्रेस करना चाहिए। शैलजा जी के पास वापस चलते हैं। शैलजा मैम, अभी आपको प्रशासनिक स्तर पर किस तरह की चुनौतियां नजर आएंगी जिसका सरकार को ध्यान रखना होगा हर हाल में जब हम अनलॉक 2 में जाएंगे? मुझे लगता है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक सिंगल पॉइंट ऑफ अथॉरिटी होना चाहिए। इस वक्त तो एक बहुत अच्छा कदम लिया है कि भाई अच्छे जो ऑफिसर्स थे दूसरे मिनिस्ट्रीज में बाहर भी थे, उनको बुला के हेल्थ के कई माने सेक्टर्स, सब सेक्टर्स जो है हैंडल करने के लिए
कोई हॉस्पिटल कर रहा है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से ये रख रहा है अपना कोऑर्डिनेशन, ये सब अच्छा है। पर अगर आप जैसे अभी तक हम देखते आते थे कि यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी और जो हेल्थ सेक्रेटरी स्टेट का है वो रोज पब्लिक को प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा या टीवी के ऊपर पूरा इसका बताते थे जो उनके प्रॉब्लम्स थे। ये नहीं कि भाई आंकड़े कितने हुए, कितने डेथ हुए, कितने केसेस हुए, पर अगर ये प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो क्या करना चाहिए। और ये प्रॉब्लम्स आते हैं और सबको मालूम है ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। लोग जाते हैं किसी ऑर्डिनरी डिजीज के लिए, वहाँ पता चलता है कि कोविड भी लगा है। अब ये कोविड कैसे ट्रांसफर होगा, उनका पेशेंट, उनके साथ जो आए हैं उनको कोविड नहीं, उनको भी हो सकता है। ये सब डरने वाली बात तो है, पर अगर इसमें गाइडलाइंस एक पॉइंट से आ जाए और रोज वही पॉइंट रहे, तब तो पब्लिक कॉन्फिडेंस काफी बढ़ जाए। इस वक्त थोड़ा सा आंकड़ों के ऊपर, डेथ के ऊपर, किस किस्म का वायरस है, कितने लोग अफेक्ट हो रहे हैं, माइग्रेंट्स का क्या हो रहा है, इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। पर हेल्थ के दृष्टि से क्या फेस कर रहे हैं पब्लिक, क्या सिटीजन्स की अनुभव है, उसको कैसे रोजाना डील किया जाए, गाइडलाइंस दिए जाए टीवी के ऊपर या प्रिंट मीडिया, तो बहुत फायदेमंद होगा। क्योंकि लोग मेरे से पूछते हैं और मेरी कोई औकात नहीं है इसको कोई जवाब देने, तो ऑफिसर, कोई तो सीनियर ऑफिसर को इसको रोजाना देना चाहिए एक्चुअल प्रॉब्लम्स के बारे में। ये नहीं कि भाई आपने ब्रीफ कराया है उसी के ऊपर बात करें। ये जो मसले एक एक हॉस्पिटल में हो रहे हैं उसका कैसे समाधान होगा, ये तो किसी को हैंडल करना चाहिए डेली बेसिस। बिल्कुल, एक मजबूत नेतृत्व क्षमता के साथ हमें सामने आना पड़ेगा और चीज़ें अच्छे तरीके से और पूरी स्ट्रैटेजी के साथ टैकल हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर अग्रवाल, मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहूँगा, इस बीच आप जैसा कह रहे हैं कि पैनिक भी कम हुआ है, उसको समझने में हमें, वायरस के चीज़ों को समझने में हमें आसानी हुई है। सर, इस बीच जो कई दवाइयों के नाम आए हैं, क्या ये दवाइयों पर हम अभी स्थिति में हैं कि हम पूरी तरह से विश्वास करें? डेक्सामेथासोन आई है, इसके अलावा बहुत सारी दवाइयों के भी नाम चल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये दवाइयाँ एक जो इलाज सही दिशा में जा रहा है, खोज और रिसर्च सही दिशा में जा रही है हमारी? देखिए, अगर आप ट्राइज करें ध्यान से तो जिन लोगों का टेस्ट एंड स्मेल गया है वो अपने आप रिकवर कर जाएंगे, दवाइयाँ दो या ना दो। जिन लोगों को लूज मोशन हो रहे हैं वो अपने आप रिकवर कर रहे हैं। जिन लोगों को तीसरे या चौथे दिन निमोनिया हो रहा है, ये सीरियस हो रहे हैं, इन पेशेंट्स को अगर टाइमली ऑन डे 3 और डे 4, जिस दिन आपने निमोनिया पकड़ लिया, उनको आप नई एंटीवायरल दवाइयाँ डेक्सामेथासोन और साथ में लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन समय पे दे दे तो आप इनको सीरियस होने से बचा सकते हैं। जितनी भी नई दवाइयाँ हैं वो सब उन लोगों के लिए हैं जो तीसरे या चौथे दिन सीरियस हो रहे हैं। हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, लोग लेट आ रहे हैं, आते ही 48 घंटे में मर जाते हैं। आप कुछ कर नहीं सकते अगर आप लेट आ रहे हो तो। अगर आप समय पे आओगे तो आपके बचने की पूरी संभावना है। हो क्या रहा है, लोग 3 दिन तक वेट कर रहे हैं रिपोर्ट का। अरे रिपोर्ट का क्यों वेट कर रहे हो, समय चला गया। अब क्लिनिकली हमें पता है कि ये वायरस है कि नहीं है, हमें रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। अगर आप तीसरे दिन टेस्ट कराओगे, छठे दिन रिपोर्ट आएगी, तब तक तो आप सीरियस हो गए। सो इसलिए क्लिनिकल बेसिस पे 3rd, 4th, 5th डे, देखिए मैं 3 दिन बोल रहा हूं, अगर आपने तीसरे, चौथे, 5वें दिन अगर आपने बीमारी की सीवियरिटी पकड़ ली तो आप उसको सीरियस नहीं होने दोगे। अगर एक आदमी 7वें, 8वें दिन आ रहा है सीरियस होके, फिर वो सीरियस ही रहेगा, फिर उसकी मोर्टेलिटी वायरस से नहीं होगी, जो डैमेज हो गया उससे होगी। याद रखिए, ये वायरस मेरे शरीर में घुस के 3 दिन रेकी करता है, चौथे, 5वें, 6ठे दिन डैमेज करता है, 7वें, 8वें दिन बाहर निकलने की कोशिश करता है, और 9 दिन के बाद में इट इज पोस्ट कोविड स्टेटस कि जो डैमेज कर गया उसे डैमेज कंट्रोल को मैं रिकवरी कैसे करूं। ये अगर आपने प्रिंसिपल याद रख लिया तो आपको इसको मैनेज करना बड़ा आसान हो जाएगा।
फेयर इनफ सर, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है आपने दी है। इससे कॉन्फिडेंस थोड़ा आना चाहिए। समय पर इलाज अगर हो जाए, समय पर पहचान हो जाए, रिपोर्ट का इंतजार आप ना करें, लक्षण अगर आपके पास है तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, समय पर इलाज अगर शुरू करें तो मोर्टेलिटी बहुत कम होगी। वैसे हमारे देश में ऑलरेडी मोर्टेलिटी बहुत कम है, ये एक थोड़ी अच्छी बात जरूर है। इनायत, मैं फटाफट से आपके पास आना चाहूंगा। एक चीज जो रह गई है, मेट्रोज को शुरू करने की बात हो रही है, लोकल ट्रेन को शुरू करने की बात हो रही है, और सरकार को इसी बीच में फैसला लेना है अनलॉक 2 में। अब क्योंकि प्रेशर बहुत है सरकार के पास, जैसा शैलजा मैम भी बता रही हैं, इंडस्ट्री का प्रेशर है, लोगों का प्रेशर है, जॉब्स का प्रेशर है, सबको प्रेशर है, सब चाहते हैं कि शुरू हो। आपको लगता है कि ये सही फैसला होगा अभी मेट्रोज और लोकल ट्रेन को खोलने का? देखिए, ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इकोनॉमिकली लोगों को नौकरियों पे जाना शुरू करना पड़ेगा एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि किस तरह से फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है उसको इन्फोर्स किया जाएगा। हम बार बार टीवी पे देख रहे हैं कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो ही ठीक से मास्क नहीं पहनते हैं। इसी तरह से लोग भी अभी तक इसको जो फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, ये सारे मेजर्स हैं, ये सीरियसली नहीं ले रहे हैं। लेकिन मैं एक बात और बोलना चाहूंगी कि मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूं कि लोग डिले कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में जाने के लिए। लोग टेस्ट रिपोर्ट्स का इसलिए इंतजार कर रहे हैं क्योंकि बिना टेस्ट रिपोर्ट्स के लोगों को अस्पतालों में लिया नहीं जा रहा है। अस्पताल, हमने केस हैंडल किया था, उस महिला को ब्रेन स्ट्रोक था और कोविड के सिम्टम्स थे, लेकिन उनको बहुत भगाया गया कि आप टेस्ट रिपोर्ट लेके आइए, नहीं तो आप ये कंफर्म लेके आइए। तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है कि लोग अस्पताल नहीं जा रहे हैं। लोगों को जानकारी देने की जरूरत है कि आप अगर आपको कोविड सिम्टम्स है तो आप कहाँ जाएं। ये थोड़ा आपने बिल्कुल सही तरफ आप इशारा कर रही हैं, आप बिल्कुल सही तरफ इशारा कर रही हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स वाकई में ऐसी भी आई हैं कि डॉक्टर्स जो है वो भर्ती करने से ही मना कर देते हैं जब तक रिपोर्ट ना आए। डॉक्टर्स कहते हैं पहले रिपोर्ट लाइए, उसके बाद हम आपको भर्ती करेंगे। तो बहरहाल ये एक नए बहस का विषय है। फिलहाल आज के लिए मुझे शो को यहीं वाइंड अप करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शैलजा मैम, आप हमारे शो में आए, वक्त निकाला, थैंक यू। इनायत, आपने भी वक्त निकाला। डॉक्टर के अग्रवाल, हमेशा की तरह आपने भी महत्वपूर्ण वक्त दिया, थैंक यू सो मच आप तीनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। इस शो में इतना ही, नमस्कार।